हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम प्रसूति तंत्र का जो पहला टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, उसका आयुर्वेद पोर्शन पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। एकदम शॉर्टकट में आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आप ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्त्री शरीर विजनन। पहला पॉइंट दिया हुआ है एथिमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्त्री, यानी स्त्री शब्द की उत्पत्ति क्या है। तो श्लोक है स्तायति गर्भो अयस्याम, यानी जिसके शरीर के अंदर गर्भ निर्मित होता है या फिर बढ़ता है, उसे हम स्त्री कहते हैं। और भी डेफिनेशन बताई गई है संचयते शुक्र शोणिते अस्याम सा स्त्री, जिसके अंदर शुक्र शोणित का संचय होता है या गर्भ की उत्पत्ति होती है उसे स्त्री कहते हैं। इसी प्रकार से और भी श्लोक हैं स्तेयायतः शुक्र शोणिते अस्याम सा स्त्री या फिर स्तेयायति गर्भो यस्याम इति। देन इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन कुछ दी हुई है स्त्री इज वन इन हुम द यूनियन ऑफ शुक्र यानी स्पर्म एंड द स्नेत यानी ओवम टेक्स प्लेस और वेयर द कंसेप्शन फॉर प्रोक्रिएशन टेक्स प्लेस। ये आप इंग्लिश में, यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देन सिनोनिम्स ऑफ स्त्री यानी स्त्री के पर्याय। तो अमरकोश में एक श्लोक वर्णित है स्त्री योषित अबला योषा नारी सीमांतिनी वधु प्रदोष दर्शिनी वामा वनिता महित तथा तथा। योषित अबला योषा नारी सीमांतिनी वधु प्रदीप दर्शिनी वाम वनिता एंड महिला, ये सारे स्त्री के पर्याय होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का आर्तव व श्रोतस। तो सुश्रुत संहिता शारीर स्थान के 9वें चैप्टर में दिया हुआ है आर्तव वहे द्वे तयोर्मूलम गर्भाशय आर्तव वहिन्याश धमन्या तत्र विद्यायां वंध्यत्वम मैथुन असहिष्णुता आर्तव नाशश्च। मतलब आर्तव व श्रोतस दो बताए गए हैं आचार्य सुश्रुत के द्वारा। इनके मूल गर्भाशय एवं आर्तववाही धमनियाँ होती हैं। इनका वेधन होने पर यानी किसी भी तरीके से यदि आर्तव व श्रोतस में चोट लगती है या विद्ध होता है तो वंध्यत्व यानी इम्पोटेंसी, मैथुन असहिष्णुता यानी मैथुन को सहन करने के असमर्थ, और आर्तव नाश यानी मेंसेस का लॉस हो जाता है। ये लक्षण जो है आर्तव व श्रोतस के विद्ध होने पर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्तन्य व श्रोतांसी। चैनल्स विच कैरी स्तन्य ब्रेस्ट मिल्क इज कॉल्ड स्तन्य व श्रोतस और स्तन्य व श्रोतस हैव देयर रूट इन रस धातु। रस धातु के अंतर्गत स्तन्य व श्रोतस को रखा गया है। वह चैनल्स जिससे वह श्रोतस जिससे स्तन्य यानी दुग्ध का स्राव होता है उसको हम स्तन्य व श्रोतस कहते हैं। ये स्त्रियों में दो बताए गए हैं, प्रत्येक स्तन में एक। देन आता है निदान। इनके दुष्टि के निदान क्या हो सकते हैं अजीर्ण सात्म विषम विरुद्धार्थ भोजन यानी अजीर्ण असात्म विषम या फिर विरुद्ध भोजन करने से, लवण अम्ल कटु क्षार प्राक्लिन्यनाम च सेवनम, ज़्यादा लवण अम्ल कटु या क्षार या क्लिन्न भोजन करने से, मना शरीरेश क्लांता। ये जो श्लोक है ये निदान आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ये सब के सेवन करने से स्तन व श्रोतस की दुष्टि हो जाती है। श्रोतोदुष्टि के लक्षण क्या होंगे तो चरक चिकित्सा स्थान 30 में बताया गया है निदान भी और लक्षण का भी जो श्लोक है। दोषा क्षीर वहाँ प्राप्य सिरा स्तन्यम प्रदोष्य चा कुर्याद अष्टम विधम भूयो दोष्टा स्तन्नी बोध में वैरस्यम फेन संघातो रोक्षम चैत्य अनिल लास्म के पित्ताद्वर्णे दौर्गंध्यम स्नेह पिच्छिल गौरवम कफादवती। यानी निदान सेवन से प्रकोपित वातादि दोष दुग्ध वाहिनियों में जाकर दूध को 8 प्रकार से दूषित करते हैं। यानी स्तन्य दोष या फिर अष्टक्षीर दोष जो हैं चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 30 युनि व्यापद अध्याय में बताए गए हैं। अष्टक्षीर दोष को वात पित्त कफ के आधार पर दोषों के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो वात के दूषित होने से वैरस्य, फेन संघात और रोक्षता ये 3 क्षीर दोष उत्पन्न होते हैं। पित्त के दूषित होने से विवर्णता और दुर्गंध युक्त, और कफ के दूषित होने से स्निग्धता, पिच्छिलता और गौरव, ये 3 यानी टोटल 8 क्षीरज दोष बताए गए हैं। देन त्रयो आवर्त योनि नेक्स्ट टॉपिक है।
तो सुश्रुत संहिता सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 4th चैप्टर के 46 नंबर के श्लोक में बताया गया है योनि की आकृति के बारे में। संकनाभ्य आकृति वेरी इंपॉर्टेंट है। संकनाभ्य आकृति योनिर्स आवर्ता सा प्रकीर्तिता तस्यार तृतीय आवर्तो गर्भशय्या प्रतिष्ठिता। यदि यहाँ पर साचा परिकीर्तिता आ जाए, साचा कीर्तिता आ जाएगा तो भाव प्रकाश का पूर्व खंड का श्लोक होगा। तो यहाँ पर बोला गया है योनि की आकृति शंख नाभि सदृश होती है, यानी शंख की नाभि के सदृश योनि की आकृति आचार्य सुश्रुत ने भाव प्रकाश ने बताया है। इसमें 3 आवर्त यानी 3 कवरिंग होती है। तीसरे आवर्त में गर्भशय्या या गर्भाशय स्थित होता है। नेक्स्ट अष्टांग संग्रह शारीर स्थान के 5th चैप्टर में बताया गया है योनिस्तु संघनाभ्या आकृति शल्य आवर्ते तस्या तृतीय आवर्ते गर्भशय्या, यानी इन्होंने भी बोला है योनि जो है वो शंख नाभि के आकार की होती है और इसके तीसरे आवर्त में गर्भशय्या होती है। नेक्स्ट आता है धमनी। धमनी को ऊर्ध्व और अधोगामी इस तरीके से डिवाइड किया गया है। सुश्रुत शारीर स्थान 9th चैप्टर में 5th नंबर का श्लोक है द्वैस्तन्याम स्त्रिया वहता स्तन्य संश्रिते ते एवं शुक्रम नरस्य स्तनाभ्य अभिवहता। मतलब स्त्रियों के स्तनों में स्तन वहन के लिए 2 धमनियाँ और वही पुरुषों में शुक्र का वहन करने वाली ये 2 धमनियाँ होती है, यानी टोटली ऊर्ध्वगामी धमनियाँ 2 बता दी गई हैं। देन अधोगामी अधोगमास्तु आर्तवादिन्या वहती, मतलब शुक्रवा द्वय शुक्र प्रादुर्भावे द्वय विसर्गाया ते एव रक्तम अभिवितो नारिण नाम आर्तवम संज्ञकम। सुश्रुत शारीर स्थान का 9th नंबर चैप्टर का 7th श्लोक है आर्तवादी को नीचे की ओर वहन करने वाली अधोगामी धमनियाँ होती हैं। पुरुषों में शुक्र प्रादुर्भाव या शुक्र वहन के लिए 2 एवं शुक्र विसर्ग के लिए 2, इस प्रकार 4 धमनियाँ होती हैं। वे ही स्त्रियों में रक्त के अभिवहन के लिए 2 प्रादुर्भाव या वहन के लिए एवं 2 विसर्ग के लिए होती है। यानी यहाँ पर 2 वहन और 2 विसर्ग के लिए इस प्रकार पुरुषों में भी 4 और स्त्रियों में भी 4 अधोगामी धमनियाँ बता दी गई हैं। तो आपको याद रखना है ऊर्ध्व में 2 धमनियाँ होती हैं टोटल और अधोगामी 4 धमनियाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिराएँ। आचार्य सुश्रुत ने अवैध शिराओं में शारंगधर 7th चैप्टर का 19th और 22 नंबर का 16 श्लोक है स्तन मूल में स्थित 2 अर्थात 4 शिराओं को अवैध माना है। आचार्य सुश्रुत ने टोटल 32 शिराओं का वर्णन किया है वात पित्त कफ और रक्त के दोष के अनुसार। इसमें से उन्होंने 4 अवैध शिराएँ मानी हैं जो कि स्तन मूल में 2 और स्तन रोहित जो होता है मर्म उसमें 2 बताई गई हैं। फिर मर्म स्तनों में सुश्रुत शारीर 6 और अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 7th में दिया गया है। स्तन में 2 प्रकार के मर्म पाए जाते हैं। स्तन रोहित मर्म 2 होते हैं नंबर में, हर स्तन में 1-1, और स्तन मूल मर्म भी 2 होते हैं, दोनों स्तन में 1-1। अब स्तन रोहित मर्म एक प्रकार का मांस मर्म है। कालांतर प्राणहर होता है 2 अंगुल ऊपर, स्तन में 2 अंगुल ऊपर प्रेजेंट होता है स्तन रोहित मर्म। वित्त होने पर कोष्ठ रक्त से पूर्ण होकर कास और श्वास से इसमें मृत्यु हो जाती है और इसका प्रमाण आधा अंगुली बताया गया है। स्तन मूल मर्म सिरा मर्म होता है, कालांतर प्राणहर है, स्तन के 2 अंगुल नीचे होता है, कोष्ठ कफ से भरकर श्वास कास से मृत्यु हो जाती है यदि यहाँ पर कोई भेदन हुआ तो, और प्रमाण जो है वो 2 अंगुली बताया गया है। फिर सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में ऐसे 8 स्थान बताए गए हैं जहाँ पर विद्य कर्म हुआ तो मृत्यु हो सकती है या हानिकारक होते हैं, उनको हमें बचाना चाहिए। वो है मूत्रवा शुक्रवा मुष्क श्रोतो मूत्र प्रशेक सेवनी योनि गुदवस्ती अष्टोपरिहेत, मतलब इन 8 की रक्षा करनी है। अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान के 13वें चैप्टर में भी बताया गया है कर्मणि तु मूत्रवा शुक्रवा मुष्क श्रोतो मूल प्रशेक सेवनी योनि गुद वस्त्यो अष्टोपरिहर्त्वा, मतलब इन 8 को हमको बचाना है। सेवनी शिद्धा दुष्प्रादुर्भाव, मतलब सेवनी को हम इन मॉडर्न में पेरिनियल रेफे से भी कंपेयर कर सकते हैं। छेदन होने से रुजा या वेदना का प्रादुर्भाव होता है। योनि यानी वेजाइना, यहाँ पर वेदन होने से रुजा का प्रादुर्भाव होता है। मुष्कवा यानी स्क्रोटम रीजन में विध होने पर अनार्तव या बंधत्व, अब स्क्रोटम फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी यदि इसको
कंपेयर किया जाए तो अनार्तव की कंडीशन या इम्पोटेंसी होती है। मूत्र प्रशेक में छेदन से मूत्र का स्राव होता रहता है। मूत्र प्रशेक मतलब यूरेटर्स बोल सकते हैं आप। गुद एवं वस्ती दोनों ही मांस मर्म हथेली के बराबर आकृति सद्धा प्राणर होते हैं। दोनों ओर छिद्र से मृत्यु एवं एक ओर छिद्र से मूत्रस्रावी व्रण बनता है जो कठिनता से ठीक होता है। नेक्स्ट है मूत्रवाशोथस से छेदन से वस्ती मूत्र से पूर्ण एवं मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर स्त्री की जो है वयोभेद कर दिया, मतलब आयु की अवस्था और इसके बारे में बताया गया है। तो आयु की अवस्था में बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और वृद्धावस्था के अनुसार डिवाइड किया गया है। उपवर्ग मतलब और सब डिवीज़न बाला, कुमारी यानी रजो दर्शन पूर्ण अवस्था, मुग्ध अवस्था और रजोमती यानी रजो दर्शन अनवस्था और रजस्वला। देखिए बाला जो है वो 10 वर्ष तक बताई गई है। शारीरिक परिवर्तन, स्वांगीन शारीरिक वृद्धि, दोष स्थिति, कफोलवर्ण पित्त वायुहीन मतलब कफ बढ़ा हुआ होगा और पित्त और वायु कम होंगे। देन कुमारी जहाँ पर रजो दर्शन की पूर्व की अवस्था होती है, इसको मुग्ध अवस्था भी बोलते हैं। 10 से 12 वर्ष स्तन एवं योनि वृद्धि होती है। कफोलवर्ण पित्त मध्य और वायुहीन, कफ बढ़ा हुआ होगा, पित्त मध्यम स्थिति में होगा और वायुहीन होगी। देन रजोमती जहाँ पर रजो दर्शन की अवस्था होती है या रजस्वला 12 से 16 वर्ष, रजो दर्शन प्रारंभ एवं पूर्ण रूपेण उपस्थिति, स्त्री गर्भधान योग उसमें हो जाती है और रजो दर्शन उसको प्रारंभ हो जाता है। इसमें कफ और पित्त बढ़े हुए होते हैं और वायुहीन होती है। नेक्स्ट मध्यम अवस्था को भी युवती, प्रोण अवस्था और वृद्धावस्था में डिवाइड किया गया है। युवती वृद्धि की अवस्था होती है, इसको यौवन अवस्था, तरुणी या प्रोणा भी कहा जाता है। 16 से 40 वर्ष उच्चतम प्रजनन शक्ति होती है। सर्वांगीण वृद्धि मतलब सारे शरीर की वृद्धि और संपूर्णता होती है। यहाँ पर पित्त बढ़ा हुआ, कफ मध्यम और वायुहीन होती है। प्रोण अवस्था जिसको अधिरुणा या प्रवल्यावस्था भी बोलते हैं। 40 से 50 वर्ष अल्प प्रजनन शक्ति, रजो निवृत्ति यानी मेनोपॉज की कंडीशन आने लगेगी कि लक्षण प्रारंभ। पित्तोलवर्ण यानी पित्त बढ़ा हुआ, वायु मध्य और कफहीन होता है। वृद्धावस्था 60 के बाद, रजो निवृत्ति मेनोपॉज हो चुका होता है, वातोलवर्ण वात बढ़ा हुआ, पित्त मध्यम और कफहीन होगा। देन वृद्धावस्था 50 से 55 वर्ष के बाद मानी गई है। सर्वांगीण क्षय यानी पूरे शरीर में धातुओं आदि का क्षय होने लगेगा। वातोलवर्ण पित्त एवं कफहीन, वात बढ़ा हुआ, पित्त और कफहीन अवस्था होगी। नेक्स्ट बताया गया है श्रोणी, जिसको हम वेस्ट और पेल्विस से कंपेयर कर सकते हैं। सामान्य माप सुश्रुत सूत्र स्थान 35वें चैप्टर में बताया गया है। पुरुषो उरा प्रमाण विस्तारता, स्त्री श्रोणी 18 अंगुल विस्तारम उरा, तत्प्रमाण पुरुषस्य कटी यानी पुरुषों के उर यानी जो चेस्ट वाला रीजन है प्रमाण की, स्त्रियों की श्रोणी यानी पेल्विक रीजन होता है। पुरुषों की कटी जो है वो 18 अंगुल की बताई गई है। इसके सेम प्रमाण का स्त्री का उर यानी वेस्ट रीजन होता है। पुरुषों का पूर्व भाग यानी वक्ष एवं स्त्रियों का अधोभाग यानी कटी अधिक विस्तृत होती है। यानी बोला गया है कि पुरुषों में ऊपर का जो चेस्ट वाला रीजन है वो, और स्त्रियों में वेस्ट वाला जो रीजन है वो अधिक डायलेटेड या विस्तृत होता है। तो चक्रपाणी और डल्लड़ के अनुसार पुरुष का उर और स्त्री की श्रोणी 24 अंगुल बताई गई है। स्त्री का उर जो कि पुरुष की कटी के बराबर होता है 18 अंगुल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, और पुरुष का उर और स्त्री की श्रोणी 12 अंगुल जो बताई गई है डल्लड़ के अनुसार बताई गई, ये आपको याद रखनी है। अस्थियों के आकार तो चरक शारीर स्थान 7th में बताया गया है। द्वय श्रेणी फल के एकम भाग अस्थि, और सुश्रुत शारीर में बताया गया है शून्याम पंचम तेषान गुद भग नितम बेशु चत्वारी त्रिक संश्रितम एकम, मतलब चरक ने टोटल 3 अस्थियाँ बताई हैं, 2 श्रोणी फलक और 1 भगास्थि। सुश्रुत ने टोटल 5 अस्थियाँ बताई हैं, 1 गुद अस्थि, 1 भग अस्थि, 2 नितंब अस्थि, 1 त्रिकास्थि। और बागभट्ट ने टोटल 4 अस्थियाँ बताई हैं ये श्रोणी रीजन में, 1 भगास्थि, 1 त्रिकास्थि और 2 नितंब अस्थि। ये आपको नंबर्स ध्यान रखने हैं। देन चरक शारीर में त्रिकस्थि को श्रोणी फलक का ही एक अंग माना है। अब टोटल संध्या कितनी होती है पेल्विक रीजन में? त्रय कटी कपालेशु सुश्रुत शारीर स्थान 5th चैप्टर में बताया गया है, और सुश्रुत शारीर स्थान 5th चैप्टर में ही आगे बताया गया है घुद भग नितंबेशु सामुदक कटी कापालेशु तुन्न सेवन्या, मतलब कटी कापाल में 3 संधियां बताई गई हैं, गुद भग और नितंब में सामुदक संधि, और कटी कपाल यानी श्रोणी फलक में तुन्न सेवनी यानी सूचर टाइप्स।
भग यानी वुल्वा। सुश्रुत सूत्र स्थान 35 नंबर पे बताया गया है। द्वादश अंगुलानी भग विस्तार यानी भग का जो विस्तार है वो 12 अंगुल का होता है। आचार्य डल्हड़ ने भग से योनि एवं विस्तार से रंध्र का अर्थ मानकर इसे द्वादश अंगुल परिणाम का कामसूत्र वर्णित हस्तिनी जाति की स्त्रियों का भग प्रमाण बताया है। टीकाकार डल्हड़ ने इसका आकार पिप्पल पत्र सदृश लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। डल्हड़ ने वर्णन किया है सम्रांत पत्र या भग शिश्निका यानी क्लाइटोरिस। यह बड़े पीपल पत्र सदृश आकृति के अंग भग के ऊपर के भाग में स्थित होती है, यानी जो वुल्वा रीजन है उसके ऊपर के भाग में ये प्रेजेंट होती है क्लाइटोरिस, या फिर इसको हिंदी में या आयुर्वेद में सम्रांत पत्र या भग शिश्निका बोलते हैं। इसके नीचे आर्तव वहन का स्थान या योनि बहिर्मुख होता है। कामफला के समय यह अत्यंत हर्षण युक्त होती है। इसके लिए स्मर मंदिर शब्द भी आया है। आचार्य भाव मिश्र ने इसे समनाथ पत्र शब्द कहा है, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट आता है गर्भाशय यानी यूट्रस। स्त्रीणाम गर्भाशयो अष्टम इति। सुश्रुत शारीर स्थान 5/8 यानी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 1/8वां आशय एक्स्ट्रा बताया गया है, उसको हम गर्भाशय बोलते हैं। देन सुश्रुत शारीर 5/39 में 39 में बताया गया है। पित्त पक्वाशयो मध्ये गर्भशय्या यत्र गर्भस्तिष्ठति यानी ये गर्भाशय शंखनाभ आकृति योनि के तीसरे आवर्त में होता है, हम देख चुके हैं। पित्ताशय पक्वाशय के मध्य स्थित होता है और गर्भ का आधार होता है। देन सुश्रुत शारीर और भाव प्रकाश ने बोला है यथा रोहित मतस्य मुखम भवती रूपतः त्वसंस्थानाम यथा रूपम गर्भशय्याम वे दुर्वधा। मतलब भाव मिश्र ने रोहित मत्स्य आकृति के समान जो है वो गर्भाशय की आकृति बताई है, जैसे कि हमने योनि की शंख नाभि आकृति मानी थी, वैसे ही रोहित मत्स्य आकृति भाव मिश्र ने गर्भाशय की बताई है, जो कि पित्त पक्वाशय अंतर यानी पित्ताशय पक्वाशय के मध्य में स्थित होती है। तो ये हमारा प्रसूति तंत्र का पहला टॉपिक का आयुर्वेद पोर्शन था। इसके बाद हम इसका मॉडर्न पोर्शन कवर करेंगे। इस तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करिए। आर्टिस्टल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए। और मैंने अभी वीडियोस अपलोड किए हैं कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट ढूंढनी है चैनल में। तो सारे सब्जेक्ट्स की फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुकी हूँ मैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर्टिस्टल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।